नमस्कार। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का अध्याय 2 का अध्ययन कर रहे थे। इसके भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पाठ का नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। विभिन्न प्रकार के भौतिक स्वरूपों के बारे में अपनों ने चर्चा की। उसका एक भाग हिमालय के बारे में अपनों ने भाग 1 में जाना और आज इसके भाग 2 में अपने जानेंगे भारत के मैदानी भाग के बारे में। चलिए अध्ययन करते हैं। तो आपने देखा कि भारत के बिल्कुल उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। ये भाग 1 में अपनों ने देखा था। आज हम इसके दूसरे भौतिक स्वरूप उत्तरी मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। पहले उसको मानचित्र में देखेंगे कि उत्तरी मैदान कहाँ स्थित है। तो हिमालय के ठीक नीचे जो ये स्थान है, इसको क्या बोलेंगे अपने? उत्तरी मैदान। बहुत सारी नदियों के यहाँ पे नाम आपको दिख रहे होंगे। तो नदियों के आसपास का स्थल जो होता है वो समतल होता है। पहाड़ों से ठीक नीचे उतरने के बाद में नदियाँ जब समतल भूभाग पर आती है तो बिल्कुल एक तरह का प्लेन भाग अपने बोल सकते हैं। इसको अपने बोल लेंगे मैदानी भाग। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो कृषि भूमि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसको एक तरह से अन्न का कटोरा भी इसको बोल सकते हैं भारत का। तो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे फसलें होती है। तो चलिए इसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो नंबर 2 उत्तरी मैदान। मानचित्र में देखने के बाद में इसका अध्ययन करेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, कौन कौन सी? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों। सहायक नदियाँ कौन सी होती है? देखिए, अभी बहुत सारी नदियाँ जो होती है वो काफ़ी दूरी तक बह के जाती है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उनकी जल की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। इसलिए उसके आसपास की बहुत सारी छोटी नदियाँ जो होती है वो उसमें आकर अपना जल क्या होता है डालती है, एक तरह से गिराती है। और इस तरह से जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनकी जल की आपूर्ति होती रहती है। तो इन नदियों को अपने बोलेंगे सहायक नदियाँ। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ का मतलब जो जल के साथ घुल मिलकर या जल के साथ बहकर जो मिट्टी आती है उस मृदा से, उस मिट्टी से मैदान बना है। सामान्यतः ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। एक तरह से आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने के बाद में हिमालय क्षेत्र की जो उपजाऊ मिट्टी तो बहकर आई और इससे इसका निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किमी लंबा एवं 240 से 320 किमी चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए, अगर पहाड़ों पे जनसंख्या निवास करेगी तो उनको आवाजाही में, परिवहन के साधन ले जाने में आदि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैदानी भाग बिल्कुल समतल होता है, इसलिए उसका विकास भी अधिक होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या भी पाई जाती है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। इस बारे में उन्होंने चर्चा की है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। देखिए, पहाड़ों से जब निकलती है तो नदियों की गति क्या होती है? अत्यधिक तीव्र होती है या तेज गति के साथ होती है। तो इस प्रकार से आसपास जो है वो कटाव का क्षेत्र भी वो बनाती है। लेकिन मैदानी भागों में आते ही उनकी गति जो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदिया द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र होने के कारण बहुत सी धाराओं में बंट जाती है। एक तरह से गाद का मतलब क्या हो गया? मिट्टी। तो उसके एकत्रित हो जाने के कारण वो बहुत सी धाराओं में, अलग अलग धाराओं में बंट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। एक तरह से जो जल होता है उनका वो बंट जाता है और उसको क्या बोलेंगे? वितरिकाएं। अलग अलग दिशाओं में वो है जो फैल जाती है। दो आब क्या आप जानते हैं? देखेंगे एक बार। दो आब का अर्थ है
क्या होता है ये? दो नदियों के बीच का भाग। एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, और दोनों के बीच में जो सूखा भूभाग है एक तरह से, जहाँ पे जल नहीं, उस भाग को बोलेंगे अपने दो आब। दो आब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। ये पांच नदियों के पास या पांच नदियों वाली जो स्थान है उसको बोलते हैं अपने पंजाब। तो आगे देखते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में बांट सकते हैं इसको? तीन वर्गों में। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। तो उत्तरी भाग में जो पश्चिमी भाग है उसको क्या बोलेंगे अपने? पंजाब का मैदान। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। कौन कौन सी नदियों द्वारा बनाया गया ये भाग? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से, और इसका बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में भी स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। हिमालय के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, सभी जानते हैं घग्गर का मैदान, तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, यानी वहाँ भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। प्राकृतिक आकृतिक यानी आकृतियों से बनी हुई है। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे उभरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किमी के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं नदियां, सरिताएं क्या होती है? नदियां। सभी नदियां इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। तो तराई प्रदेश किसे कहते हैं? नम तथा दलदली क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलेंगे? ये नदियों के किनारे वाला भाग जो होता है, या नदियों का पानी जहाँ कभी बाढ़ के समय आ जाता है और वापिस चला जाता है, वहाँ पे सामान्यतः गीलापन रहता है, इस भाग को अपने तराई बोलेंगे। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। तो बंटवारे के बाद में इस जंगल को काट दिया गया। इस क्षेत्र के दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्र में कौन सा है? दूधवा राष्ट्रीय पार्क। तो इसको अपने मानचित्र में देखना है एक बार। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मैं आपको गृह कार्य दूंगा कि नंबर 1 पे भाबर किसे कहा जाता है, नंबर 2 पे तराई क्षेत्र किसे कहा जाता है, और नंबर 3 पे भाबर किसे कहते हैं। तो इनको आप प्रश्नों को करेंगे कॉपी में। आगे देखते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अगला भाग अपना है प्रायद्वीपीय पठार। एक बार पुनः मानचित्र में जाएंगे, वहाँ पे इसको देखेंगे। तो ये देखिए आप, ठीक मैदानी भाग के नीचे दक्कन का पठार लिखा हुआ देख रहे हैं। दक्कन का पठार जो लिखा हुआ देख रहे हैं,
ये जो भाग है ये पठारी भाग या पठारी भूभाग भारत का है। वापिस चलते हैं अपने एक बार। तो प्रायद्वीपीय पठार मानचित्र में स्थित देखने के बाद में देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। इसकी आकृति कैसी है? मेज की, यानी ऊपर से चपटा स्थल है, जो पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है, तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा चिचली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, यानी गोलाकार इसमें पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है, यानी ढाल की ओर किधर है? इधर राजस्थान की तरफ उसका ढाल है, या मरुस्थल की तरफ उसका ढाल है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी पतली है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। किस प्रकार का भूभाग है? त्रिभुजाकार, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, पर्वतों की श्रृंखला है सतपुड़ा ये, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मेकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार में है, यानी इसके पूर्वी स्थिति में है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें, पहचानने का प्रयास करें। मानचित्र में उसमें पीछे दिखाया गया है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल है। तो दक्षिण का पठार किधर से ऊंचा है? पश्चिम में ऊंचा है, और पूर्व की ओर ये कम ढाल गया, कम ऊंचाई वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के कारण द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतियां हैं। उडुगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, आप सभी ने नाम सुना होगा। ऊटी एक तरह से पर्यटक स्थल है। तथा कोडइकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। इसको मानचित्र में भरना है, अपने देखेंगे लास्ट में भरेंगे, तब तक आप इसको ढूंढने का प्रयास करें। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। किस प्रकार की मृदा पाई जाती है पहाड़ी भागों में? काली मृदा, विशेष तौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा होते हैं। ज्वालामुखी के कारण ये मिट्टी जो होती है वो काली हो जाती है। तो काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप, ये दक्कन का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शेल आग्नेय है। वास्तव में इन शेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिणी पश्चिमी उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम आपने सुना है। ये अपने राजस्थान में भी इसको राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम करती है। इस वजह से जिसके एक तरफ भारतीय मरुस्थल के नाम से जाने वाला मरुस्थल है या महामरुस्थल है, और दूसरी तरफ क्या है? मैदानी पठारी भाग भी राजस्थान में पाए जाते हैं।
एक तरफ इसमें अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है, बादलों को रोकने का काम भी ये करती है राजस्थान में, और दूसरी तरफ न जाने के कारण कम वर्षा का सामना भी राजस्थान को करना पड़ता है और वहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश आप देख सकते हैं। आज के लिए अपने इतना ही करेंगे। अगले भाग में अपने इसका तीसरा बिंदु भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।